हैं वो 1,73,349 173349 जो टेंट्स हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं। जो पीडीएमए और एनडीएमए ने मुश्तरका तौर पर जो तरपालें तकसीम किए हैं वो हैं 1,29,940 और कुल 13,42,239 मॉस्किटो नेट्स मच्छरदानियाँ जो हैं वो तकसीम कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा इस वक्त रिवर की पोजीशन भी बता दूं कि इस वक्त क्योंकि सब लोग की नज़र एक ही जगह पर है। गुड्डू बैराज में अप स्ट्रीम इस वक्त 1,67,866 है और डाउन स्ट्रीम जो उसकी है वो 1,63,416 है। सखर बैराज में इस वक्त अप स्ट्रीम 5,05,945 है और डाउन स्ट्रीम 2,05,945 है। तो यहाँ पे इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम जो है वो 6,04,087 है और डाउन स्ट्रीम उसकी 5,83,882 है। यहाँ पे इस वक्त ऊंचले दर्जे का सैलाब है, हाई लेवल जा रहा है ये। इसका हम सब वेट करें, जैसे ये नीचे आएगा तो हमें ऊपर से फ्लो को बढ़ाने में और ड्रेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दादू मोरो ब्रिज पे कल रिड्यूस लेवल था 130.3 और आज है 130, तो 0.3 वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। आमरी ब्रिज पे कल था 111.3 और आज है 111.1, तो 2 पॉइंट वहाँ रिड्यूस हुआ है। जो इस वक्त मैं लेटेस्ट आपको फिगर्स दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी कीमती मसरूफ़ियत से यहाँ पे तशरीफ़ ले आए और मैं टाइम निकाला। आज जो स्पेशल टास्क फोर्स वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बनाई गई है, ज़ेर निगरानी बनाई गई है, उसका कल भी मीटिंग थी और आज भी एक खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में तमाम तर सूरत हाल जो कि बरसात और सैलाब के बाद सिंध में पैदा हुई है, उसमें हर डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग हुई और तफसीली तौर पर तमाम एक एक इशू को डिस्कस किया गया और कुछ अहम फैसले किए गए। तो उसके बारे में हम चाहते हैं कि जी हम मीडिया को और आवाम को बताएं। पहला फ़ैसला ये हुआ जी कि एफपी बंद पर पड़ने वाले शगाफ को बंद करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है तो वो शगाफ हमें अब पुर करने हैं। एफपी बंद को जी वो किया और उसके बाद मुतअद्दिद शगाफ को मैन्युअली तौर पर बंद किया जा सकता है। वहाँ पे 3-4 शगाफ हैं, तो जो इरिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली गई, उन्होंने भी कहा। और इसको जो एफपी बंद पे शगाफ हैं इनको महकमा आबपाशी और पाकिस्तान आर्मी के जो इनके एक्सपर्ट विंग है वो मिलकर शगाफ को बंद करेंगे। ये भी फैसला किया गया कि जो खैरपुर और नौशरा फरोज़ में जो पानी खड़ा है उसको आप आगे पंपिंग के ज़रिए रोहड़ी कैनाल में उसको मूव किया जाएगा। उस पानी को रोहड़ी कैनाल में जो पानी खैरपुर और नौशरा फरोज़ में इस वक्त खड़ा है और दोनों ज़िला से पानी भी पंपिंग ज़रिए के ज़रिए रोहड़ी कैनाल में डाला जाएगा। कोट निजी शहर में इस वक्त ज़्यादा पानी है, उसको भी अब पंप करने का फ़ैसला किया गया कि इसको पंपिंग के ज़रिए उसकी निकासी आपको भी यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने पीडीएमए को अहकामात जारी किए हैं कि जी आप फौरी तौर पर पंपिंग स्टेशंस जो कि किसी भी महकमे के पास हैं उनका फौरी तौर पर बंदोबस्त करें और उनको यहाँ से मोबिलाइज़ करवाएं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास अपनी पंपिंग स्टेशंस हैं, जितने भी सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें जिस तरह मैंने कहा कि हम पाक फ़ौज की मदद भी लेंगे। पाक फ़ौज के पास भी अपने उनके पास मशीनरी है, हैवी मशीनरी, और किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो मशीनरी है
उसको वहाँ पे भेज दिया जाएगा कि ताकि वो पंपिंग को यकीनी बनाया जा सके। तमाम शहरों से जो पंपिंग मशीनें हैं उन सबको भी हमने कहा है कि जी फौरी तौर पर एमरजेंसी के तौर पर जो है इनको मोबिलाइज़ कराया जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी है कि एक्सपर्ट से मशवरा करके कि कौन सा पानी किस इलाके में निकाला जा सकता है और उन एक्सपर्ट की राय को शामिल करके ये फैसले किए जाएंगे। मज़ीद भी रेलवे ट्रैक जो नशर फ़रोज़ और प्रतिदिन का जो है वो उसको बहाल करने का फ़ैसला किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शरीक हुए थे। वहाँ भी फैसला किया गया था कि जी इस ट्रैक को भी बहाल किया जाए। तो उसके लिए भी मीटिंग में ये फैसला किया गया कि फ़ौरी तौर पर उसकी निकासी आपको भी फ़ौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। झुड्डों से सैलाबी पानी भी पंप आउट करके ढोरो प्राण में डाला जाए। झुड्डों के पानी की निकासी पर माहिरीन आपाशी का मशवरा जो है को इसमें शर्त शामिल की गई है और इस पर बाकी जैसे कंसेंसस फैसले हुए, इस फैसले को कल तक के लिए 2 दिन के लिए मौखर किया गया है कि जैसे ही आपाशी के माहिरीन इसका सही रास्ता बताएं फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पानी को भी झुड्डों से ड्रेन करने का जो है वो फैसला किया गया है। इस वक्त आपको पता होगा कि मंचर में से जो अडल हेड है उसमें टेल से पानी तेज़ी से दरिया में जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी भी एक चीज़ में थोड़ी तशवीश ये थी कि जिस तरह गुड्डू से पानी नीचे आया, सखर से पानी नीचे आया, लेकिन कोटड़ी से थोड़ा टाइम लग रहा है पानी को नीचे जाने में। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जी समंदर हाई लेवल पे चल रहा है, इसलिए वहाँ पे नकासी आप थोड़ी सी स्लो जा रही है। तो उस पर उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये पानी मंछर का पानी समंदर में जाता रहेगा उस तरीके से मज़ीद जो है पानी की सूरत हाल बेहतर होगी। 3 पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे बिजली के प्रॉब्लम्स आ रहे थे जी, वहाँ पे पानी ड्रेन करना है लेकिन वहाँ पे बिजली जो है उसके सप्लाई मुनासिब नहीं मुमकिन नहीं हो पा रही और वो बिजली जो है उसमें हर्डल्स आ रहे हैं। तो ये फैसला किया गया कि जी घाट पंपिंग स्टेशन, खैरपुर नाथन शाह पंपिंग स्टेशन और मेहर पंपिंग स्टेशन की बिजली को फौरी तौर पर सेप्को से बात करके इनको जो है बिजली को बहाल किया जाए ताकि वहाँ पे जो मौजूद मशीनरी और पंप्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके उस पानी को फौरी तौर पर निकासी आपको यकीन बनाया जाए। जैसे ही पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे तो निकासी आप जो है उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। इस वक्त जी मैं फिगर दे दूं आपको, पहले मंचर झील की बता दूं फिर मैं बाकी फिगर्स पर आता हूं। मंचर झील में आज जो रिड्यूस लेवल था वो 120.2 है, जबकि 5 सितंबर को मंचर झील पर रिड्यूस लेवल था वो 123.3 फुट था, जिसकी वजह से मंचर बंद को RD14 पर कट लगाया गया था 7 शहर को बचाने के लिए। तो अब जैसे ही वो रिड्यूस हो रहा है हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितना मज़ीद रिड्यूस होगा उतने हमें पानी रिड्यूस होता रहेगा उतने हमें आसानी भी होती रहेगी। लेकिन ये भी है कि उतना ही पानी दोबारा आ रहा है। इस वक्त 120.2 120.2 पे रिड्यूस लेवल चल रहा है और जब 5 सितंबर को जब फैसला किया गया था कि इस पर कट लगाना है तब उस वक्त था 123.3 फीट। और MNV ड्रेन को RD6 पर शगाफपुर पड़ गया था जिसपे यूनियन काउंसिल देहात पानी में जा रहे थे उसके, तो उसके लिए भी जो भी यूनियन काउंसिल है उसको सेव करने के लिए कि मज़ीद वहाँ पानी ना जाए, फौरी तौर पर हमारी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये है कि पानी को जल्दी दरिया में ड्रेन आउट करें। लेकिन दरिया का लेवल जैसे ही नीचे आता रहेगा उतना हमें फ़ायदा होता रहेगा, उतना गवर्नमेंट को उस पूरे निकासी आपको यकीन बनाने में मदद मिलेगी। लाड़काना 7 बंद को दानिस्तर हेड के करीब कल कट लगाया गया था जिससे पानी दरिया में जा रहा है। लाड़काना 7 बंद में एक और कट लगाया गया है। अब मैं जो इस वक्त PDA और NDA जिन्होंने जॉइंटली रिलीफ का काम कर रहे हैं उसको कुछ फिगर्स दे दूं। अब तक 1,85,843 185843 राशन बैग PDA और NDA में दे चुके हैं। मतलब एक राशन बैग एक फैमिली के लिए होता है,
तो 1,85,843 राशन बैग अभी तक पीडीए में और एनडी में दे चुके हैं। जो खेमे दिए, जो हाउस डैमेज हुए हैं उसमें पार्शली भी शामिल है और जो मुकम्मल हाउस भी शामिल हुए हैं। 16,11,328 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। इसमें से कुछ पार्शली डैमेज हैं, कुछ कंप्लीटली डैमेज हैं। फिर इसके साथ साथ जो अनफॉर्चुनेटली सिंध में डेथ्स हुई हैं थ्रू आउट इस सैलाब के बाद, वो हैं 616। 616 मासूम जानें जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल बारिशों के बाद जो है वो ज़ाय हुई हैं। इस वक्त जो इंजर्ड लोग हैं इस पूरे सैलाब में वो 11,563 11,563 लोग जो हैं वो इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त जो है वो इंजर्ड हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जो डिस्प्लेस्ड टोटल लोग हैं वो हुए हैं अभी तक 68,66,501। 68,66,501 लोग जो हैं वो टोटल डिस्प्लेस्ड हुए हैं। और जो रिलीफ कैंप्स में लोग हैं, जो गवर्नमेंट रिलीफ कैंप्स हैं, वो हैं 5,97,535। वो इस रिलीफ कैंप में मौजूद हैं 5,97,535। लाइव स्टॉक का जो लॉस हुआ है वो हुआ है 48,184। जो क्रॉप डैमेज हुआ है वो है 44,28,421 एकड़ जो है वो क्रॉप आपका डैमेज हुआ। ये जितने भी फिगर्स हैं ये सारे हैं टेंटेटिव फिगर्स, और इन फिगर्स का मकसद ये है कि अभी जैसे जैसे मज़ीद पानी के रेले गुजरेंगे, फिर जो पानी रिड्यूस होगा, फिर आपका एग्जैक्टली डैमेज का जो है वो आपके पास फिगर सामने आ सकेंगे। तो ये थी चंद गुजारिशात जो कि हमारा ये था कि जी हम मीडिया को आगाह करें, पब्लिक को आगाह करें। इस वक्त अच्छी एक चीज़ ये है, वैसे सूरत हाल तो डेफिनेटली एक टेंस भी है, प्रेशर भी बहुत है और बाकी सिचुएशन भी है, लेकिन जो ये है कि जी इस वक्त पानी जो रिड्यूस हो रहा है, तो जितना जल्दी पानी रिड्यूस होता जाएगा, जितना जितना ज़मीन एक पानी को रिसीड कर रही है, जो धूप से पानी काफ़ी जगहों पे कम हो रहा है, जो हवाएं तेज़ चलती हैं, हवाओं से जो एवापोरेशन होती है वो है, तो फिर जैसे जैसे पानी रिड्यूस होता जाएगा और जो जिस तरह इरिगेशन का अमला, पाकिस्तान फ़ौज के हमारे जो इदारे हैं, उनके जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो एक्टिवली जो है उस सारी सूरत हाल को इसको देख रहे हैं। एक और चीज़ जो है मेडिकल के हवाले से बताता चलूँ आपको। मेडिकल के हवाले से हर ज़िले में और हर तालके में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेडिकल टीम्स हैं वो बड़ा एक्टिवली काम कर रही हैं। पाकिस्तान फ़ौज के मेडिकल टीम्स काम कर रही हैं, पाकिस्तान नेवी की मेडिकल टीम्स काम कर रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की मेडिकल टीम्स काम कर रही हैं। कुछ NGOs हैं, उन्होंने अपने मेडिकल के वहाँ पे कैंप्स कायम किए हुए हैं। अद्वियात जो है वो फराम की जा रही है। आज कुछ आया था जी, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स भेजे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर इन कामों के लिए, लोगों को देखभाल के लिए, लेकिन वहाँ पर उन पर दवाएँ नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये कहा जी जहाँ जहाँ पर डॉक्टर्स जाते हैं और भले कोई NGO भी, अगर उनको भी मेडिसिन चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको मेडिसिन फराहम करेगी। लाइव स्टॉक के लिए कल भी ये फैसला किया गया था, आज फिर उसको डिस्कस हुआ कि जो लाखों की तादाद में जो एनिमल्स हैं उनको गवर्नमेंट कोई ऑल्टरनेट देखेगी, उनको किस तरह फोडर फराहम किया जाए, क्योंकि फोडर भी जो है वो बाहर से आता है, पंजाब से या बाकी जगह फैक्ट्रीज़ हैं, और वो भी बहुत ही इसकी एक हैवी कॉस्ट है। तो उसको कोशिश किया जा रहा है कि क्या क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं कि उनके जो जानवर हैं, कीमती जानवर हैं, लोगों के माल मवेशी जिनकी बहुत एक बड़ी कीमत होती है, उनको किस तरह बचाया जा सके, और इंसानियत के नाते भी कि जी उन जानवरों को क्या खुराक पहुँचाई जा सकती है, किस तरह किया जा रहा है। बाकी वेटनरी का बताया गया जी कि इस वक्त 15 लाख से ज़्यादा जानवरों को जो है वो इंजेक्शन्स वगैरह लगाए गए हैं वेटनरी की तरफ से, उनको जो ट्रीटमेंट वो की जा चुकी है, लेकिन क्योंकि जानवरों की तादाद बहुत है, अभी मज़ीद इसमें इस चीज़ों को करने की ज़रूरत है।
शरीफ साहब, ये सेवन के पास जो बच्चों का पानी, वैसे कराची शहर में अमन अमान की सूरत अबतर हो चुकी है, स्ट्रीट क्राइम का जेल बेकाबू। इस टॉपिक पर आ जाए, उसके बाद ये कर लेंगे तो। सर वही इसी से रिलेटेड है। ओके। मेरे दो साफियों के, हमारे पार्लियामेंट रिपोर्टर के दो साफियों के बाइक चोरी किए गए, वो भी हमने आपको कर दी, उनका भी कुछ नहीं हुआ। अब कल हमारे एक सीनियर रिपोर्टर अमीर सुल्लू के साथ एक वाकया पेश आया है और उसको धमकियाँ दी हैं, गालियाँ दी हैं और ऑफिस से उठाने तक की धमकी दी, असला भी दिखाया बाकायदा और उसकी FIR भी दर्ज कराई। हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जब हमें प्रोटेक्शन नहीं होगा आपकी तरफ से हमें कोई फीडबैक नहीं आएगा तो किस तरह हम अपने। अच्छा जी, मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं समझ गया इसका। जी मुझे आज ही पता चला, ये अफसोसनाक वाक़या, इसकी मज़म्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, ना सिर्फ मज़म्मत की हद तक, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एडिशनल IG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जैसे बताया कि उनकी FIR भी कट गई है, तो जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं, चाहे CCTV कैमराज यूज़ करने पड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, पीपल्स पार्टी जहाँ भी होती है, वो हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोल अगर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पे, जर्नलिस्ट की आज़ादी पे और उनकी जदोजहद पे हमेशा, मैं हिस्ट्री के अभी क्योंकि अभी हम लोग फोकस उस पर हैं तो मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है हमेशा जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ी जदोजहद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी की, मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने दौर में भी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वो इसी चीज़ पे टोटली वो इंक्लाइंड हैं कि जी जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी, आज़ादी सहाफ़त के लिए हमेशा कोशिश की जाए। तो इस पर मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ जी कि इंशाल्लाह ताला पुलिस को हम इनको बाकायदा बावक़्त कराएंगे, सिर्फ बयान के हद तक नहीं, कि जो बाकायदा CCTV कैमरास को यूज़ करके उस पर एक्शन ले सकें। देखिए जी, अच्छा जी, टेंट सिटीज़ बनाए गए हैं। टेंट सिटी में एक और चीज़ भी अच्छी हुई, याद दिला दूँ, वो भी कर दूँ आपको। टेंट सिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे बनाए गए हैं। पानी जैसे रिसीड होगा कि हमारा पहली प्रायोरिटी क्या थी, जैसे ही कोई भी आफत आती है ना, तो आपकी कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी एजेंसी हो, उसकी पहली ये होती है प्रायोरिटी, लोगों को रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू के बाद सेकंड प्रायोरिटी है उनको रिलीफ दिया जाए कि उन लोगों को परेशानी ना हो। उनको परेशानी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन उनको मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या कर सकती है उनके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, तो उनको रिलीफ दिया जा रहा है। जैसे ये पानी खत्म हो जाएगा फिर उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम होगा, फिर आएगा रिहेबिलिटेशन की बारी। जहाँ तक मैं टेंट सिटी की बात की, मैं कराची के लिए बात करूँ, आज की मीटिंग में एक और ये बात भी तय हुई है कि क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर टेंट्स स्प्रेड हैं, स्कैटर्ड हैं, तो कोई बड़ी जगह चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको कहा है, हिदायत दी है कि जी सब उसमें मुत्तफिक थे, एक बड़ी जगह कोई चूज़ की जाए जहाँ पे तमाम सैलाब मुतासरीन को वहाँ पे रखा जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ऐसी जगह जहाँ पे उनको टॉयलेट्स ज़्यादा हों, जहाँ पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से मिल सके। और गवर्नमेंट ने कहा कि जी, क्योंकि इस वक्त जो कैंप्स में कोई कह रहा था जी कि जो कराची वाले कैंप्स में कुछ NGOs भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भले अगर NGOs जो करना चाहें भले करें, लेकिन गवर्नमेंट 100% उनको सपोर्ट करेगी। 100% गवर्नमेंट उनको जो खाना है, कुक्ड फूड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि ये सब लोग जो हैं वो इस वक्त मुसीबत ज़्यादा हैं और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो कोई ऐसी बड़ी जगह फैसला हुआ है कि जी उसको आज या कल में कमिश्नर साहब को टास्क दी गई है, ऐसी जगह फाइनल करें कि इन तमाम मुतासरीन को जो है किसी अच्छी बेहतर जगह पे उनको बेहतर सहूलियात के साथ रखा जा सके। कराची में ही तो कुछ ऐसे भी बंद हैं जो लोगों ने बनाए हैं, उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट का मुकदमा दर्ज करवा रहा है कि वो लोग रुकावट डाल रहे हैं, दहशतगर्दी के लोगों पे जो मुकदमा हुए हैं। तो ये मुकदमा क्यों हो रहे हैं लोगों पे, उसका क्या हल है? दूसरा ये है कि ये जो लोग स्कूल में बैठे हुए हैं, तो बच्चों का एजुकेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। आप सिंध में एजुकेशन की बहाली के लिए दोबारा से क्या काम किया जा रहा है? कुछ तो ऐसे भी टीचर है जहाँ पे बच्चे तो है नहीं, वो सॉरी वो ये जो IDPs तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन लोगों ने वैसे जवाब बना दिया कि स्कूल बंद है क्योंकि यहाँ पे IDPs बैठे हुए, तो उनके लिए क्या करे स्कूल को? देखिए जी, अब 2-4 सवाल थे। पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दूं कि जी स्कूल्स के लिए आज बिल्कुल डिस्कशन हुआ, इस मीटिंग में उस एजेंडा पे डिस्कशन हुआ। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे IDPs नहीं है और वहाँ पे स्कूल बंद है।
क्योंकि ये जितने अगर किसी गांव में भी स्कूल हो ना, तो हर पेरेंट्स वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों की क्लासेस चल सकें। सिर्फ वो स्कूल इस वक्त बंद हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स का आना, पानी बहुत खड़ा है, जहाँ पे ये मुतासरीन मौजूद है। तो इस पर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था जी कि इस पर हम कोई पॉलिसी और कोई इस पर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है पूरा फोकस जो है वो है रिलीफ के ऊपर। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी जो फिगर्स दी है अच्छा वो जवाब देता हूँ उनको उस सर। फिगर्स के मुताबिक तो सिर्फ 10% लोग हैं जिनको हुकूमत ने या तो शेल्टर प्रोवाइड किया है या हुकूमत उनको खाना दे रही है, और शायद 2-4% मवेशी हैं लाइव स्टॉक जिनको हुकूमत ने किया है। तो बाकी 90% या 95% लोग तो अपनी मदद आपके तहत पहुंचे, तो आप उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? वो तो वहाँ से पानी से निकल के भी खुद पहुंचे। मैं कई दिन वहाँ पर रहा हूँ, खुद मैंने देखा कहाँ है। की फिगर्स बता रहे हैं आप? मैं दादू की बता रहा हूँ, मैं कमर शहजादपुर की, मैं नौशर फरोज की बता रहा हूँ आपको। वैसे भी जो आपकी फिगर्स है वो तो ये बता रही है कि सिर्फ 5,96,000 लोग हुकूमत के इमदादी कैंप्स में हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 68 लाख या 70 लाख तो आप खुद बता रहे हैं। आपने फिगर नहीं सुनी, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जो मैंने डिस्प्लेस की आप मुझे बोल रहे हैं ना, डिस्प्लेस टोटल है 68,66,501, ठीक है। हुकूमती कैंप पर है इस वक्त, एक मिनट, 5,97,000। अच्छा, इसमें दो किस्म के कैंप्स हैं, मैं आपको बता दूँ। एक कैंप्स हैं जो कि रिलीफ कैंप्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं स्कूल्स में, ठीक है। एक हैं टेंट सिटीज़ बनाए हुए हैं, वो अलग हैं। फिर काफ़ी लोग, मैंने ये पहले भी बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि जिन लोगों के माल मवेशी हैं वो अपना माल मवेशी लेकर किसी कैंप में नहीं जा सकते। उन्होंने जो है अपने जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है उन ज़मीनों के बाहर अपने उन्होंने ख़ुद चारपाइयाँ लगा के अपने उनको गवर्नमेंट उनको टेंट्स फराहम किए हैं, वहाँ पे उन टेंट्स में रह रहे हैं, या उन्होंने अपने उनके पास अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों को भी ये कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देख चुका हूँ, वहाँ पे भी गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे लोगों को खाना फराहम कर रही हैं, वहाँ पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं। आज भी ये फैसला हुआ था जो इसके हवाले से कि एक तो हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, लेकिन एक मोबाइल हॉस्पिटल थे वो भी उन जगहों पे देखें। इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिलीफ कैंप्स तक नहीं है, रिलीफ कैंप्स के बाद भी गवर्नमेंट जो इस वक्त हर गाँव में हर इलाके में जाके कुक्ड फूड फराहम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीफ कैंप्स में नहीं कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे कर रही है। और जैसे हम कुछ, एक तो गवर्नमेंट के अपने कैंप्स हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के कैंप्स के फिगर हैं। कुछ और समाजी तंजीमें उन्होंने अपने टेंट सिटीज़ बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे वो सारी चीज़ें की हुई। तो लेकिन जहाँ जहाँ पे जो नहीं पहुँच सक रहा वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को खाना भी फराहम कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फराहम कर रही है, और जो दीगर उनको ज़रूरत है वो करना चाहती है। आपका था इरीगेशन वाला सवाल, उसमें दे दूँ। देखिए जी, अगर कोई शख्स जो पानी का रास्ता है और जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे जी इस रास्ते में हमने पानी निकालना है, अगर उसमें कोई रुकावट डालेगा तो डेफिनेटली उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये किसी के खिलाफ ज्यादती नहीं है, ही डिजर्व दिस। अगर पानी का कोई नेचुरल ड्रेन आ रहा है और किसी के कोई जाती कोई मिलकर उसमें ख़राब हो रही है तो वो उस पर जो है वो कोई वो चीज़ नहीं है, वो डेफिनेटली ही हैज़ टू डू दिस। सबसे पहला सवाल आपका था, हाँ देखिए, जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता तब तक बहाली का काम शुरू नहीं होगा। मैंने वही अर्ज़ किया था, इस वक्त ज़ाहिर है जहाँ कट लगेंगे तो सड़कें भी उसमें मुतासर होंगी, बाकी रोड रास्ते भी मुतासर होंगे। जैसे ही पानी ड्रेन शुरू हो जाएगा तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली जो सड़कें हैं, लोगों के घर हैं, लोगों के और कीमती अमलाक हैं, उस पर एक्टिविटी आपको नजर आएगी। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जी इसमें वो फिगर ज़्यादा हैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि 616 में से 50% समझें कि मासूम बच्चे हैं और 50% जो हैं, और वैसे भी क्राइसिस में जो है ना कि हेल्थ मिनिस्टर ने ब्रीफिंग में बताया था कि कम से कम 12 अस्पतालें छोटी बड़ी जो है वो बारिश में डूब गई, तो 1200 अस्पतालें डूब जाना बहुत बड़ा मसला है। तो उसका स्टाफ है या वो उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, बहाल जहाँ से पानी निकलेगा उनकी सूरत अब क्या है, कोई रिपोर्ट है? देखें जी, आपको पता है कि मुख्तलिफ BHUs जो होते हैं, ठीक है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो होते हैं वो गाँव में होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ देहात में होते हैं। तो जब पूरे का पूरा गांव डूब जाएगा, अगर पानी में पड़ा होगा, तो डेफिनेटली तो वहाँ पे ना कोई स्कूल बचेगा ना कोई हॉस्पिटल बचेगी। तो डेफिनेटली जब वो, तो अगर इस तरह मैं स्कूल्स की फिक्र दे दूँ जो अंडर द वाटर हैं इस वक्त, तो वो इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा तादाद उसकी होगी। तो और ये डेफिनेटली इनका बहाली तभी होगी जब आप मुकम्मल तौर पे पानी वगैरह इनका ड्रेन आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर ये सारे फुली फंक्शनल हो जाएंगे, चाहे स्कूल्स हों, चाहे ये हॉस्पिटल्स हों, या BHUs हों, DHQs हों, जो भी चीज़ हो। एक मिनट, आपने सबसे कहा कि रेस्क्यू करने लोगों को सबसे पहले, फिर रिलीफ का उसकी बारी आती है। फिर रिहेबिलिटेशन। अच्छा, आप देखिए इस वक्त सक्कर डिस्ट्रिक्ट को लगा रहे हैं, खैरपुर के कुछ शहर, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के कुछ शहर, वहाँ पर लोग जो है वापस भी कुछ पहुँचे हैं, कुछ वापस जाना चाहते हैं। तो वहाँ लोगों के जो घर गिरे हुए हैं, जिनके घर क्रेक्स हैं, जिनको आपकी मदद की जरूरत है, क्या वो सब 2-2.5 बार का इंतजार करेंगे कि जब 7 से पानी उतरेगा तो फिर हुकूमत मदद करेगी, या इसी तरह से मतलब जब तक कोई मुकम्मल पानी नहीं निकलता तब तक आप उनकी मदद करने को नहीं पहुंचेंगे? ये क्यों? देखें जी, मैं अर्ज़ कर लूँ, मदद ये नहीं कि मदद नहीं हो रही है। कल भी मैंने वाज़ेह किया था, मदद हर शख्स की करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। जो जगहें जहाँ पे ज़मीनी रास्ते मौजूद हैं वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बात करूँ, जो जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जारी है मदद करने के लिए। मदद में उनको टेंट्स देने हैं, उनको राशन देना है, उनको कुक्ड फूड देने हैं। जहाँ पे ज़मीनी रास्ता पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी जो है और अपना पाकिस्तान नेवी जो है, ये लोग वो राशन और कुक्ड फूड वो पहुँचा रहे हैं। तो मदद ये नहीं, मदद नहीं चल रही। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन की बात की आपने, डेफिनेटली ये बात आपका सवाल सही है। जब तक पानी निकलेगा नहीं, जब तक पानी को ड्रेन नहीं मिलेगा, तब तक रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं देगा। तो देखिए बात सुने, मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि रेस्क्यू पहले था, उसके बाद रिलीफ चल रहा है। रिहेबिलिटेशन डेफिनेटली तब होगी जब पूरे इलाके क्लियर हो जाएंगे, इनके सर्वेज कंटिन्यू हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के पास फिगर्स आ रही हैं कि कितने, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कितने घर डैमेज हुए, तो ये फिगर्स वहाँ के तहसीलदार हैं, तपेदार हैं, वो लोगों भेज रहे हैं, उन्हीं फिगर्स का डेटा बन रहा है। लेकिन ये जब फिजिकली पानी निकल जाएगा फिर ज़्यादा पता चलेगा कि जी कि क्या इस फिगर से, जो कि हमारा खदशा है कि इससे फिगर्स बढ़ेंगी, तो रिहेबिलिटेशन काम तब शुरू होगा। देखिए कल भी मैंने इस चीज़ का जवाब दिया था। बदकिस्मती से कुछ लोग जो हैं वो ऐसी सूरत हाल में भी उनकी दिमाग में सिर्फ कमाई होती है, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं। हमेशा जो गंदुम है रिलीज़ करती है गवर्नमेंट 15 अक्टूबर को। कल जो मेरी मिनिस्टर फूड साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जी हम ये सोच रहे हैं कि ये जो क्राइसिस शुरू हो गया है 2 वजह से। एक क्राइसिस इसलिए जा कि जी बरसातें वगैरह पड़ी हुई हैं और वहाँ पे सारी इलाके डूबे हुए हैं। दूसरा क्राइसिस वजह से हुआ है कि तमाम मुखिर हजरात, NGOs, गवर्नमेंट, यूटिलिटी स्टोर सब आटे की बाइंग कर रहे हैं जो राशन बैग्स के लिए, तब भी डिमांड बढ़ गई है। तो इस पर मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था जो कल उन्होंने बात बताई, और हतमी बात वो खुद ही करेंगे, वो खुद ही फूड डिपार्टमेंट एलामिया करेगा। जो हम गंदम 15 अक्टूबर को रिलीज़ करते हैं वो अब हम 15 सितंबर को रिलीज़ करें, ताकि प्राइस कंट्रोलिंग हो सके। जब गंदम की वाफर मिकदार फ्लावर मिल्स पे सप्लाई होना शुरू हो जाएंगी तब रेट्स डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। अच्छा सर, यहाँ से एक सवाल, ये सियासी सवाल है। इमरान आप जेल गए, इमरान खान कहते हैं कि मैं जेल जाने के बाद ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। तजुर्बा आपका है जेल का, वहाँ पहुँचने के बाद इंसान किस तरह से खतरनाक हो जाता है, उसकी वजह कर देगा। और इमरान खान खुद ही कहते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। आज फराग होगी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है इनकी तरफ वो खारिज कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? अरे मुझे नहीं पता कि हम तो इस पर फ्लड में हम लोग पूरी तरह पूरा मुल्क इस वक्त
फ्लड में बिजी और इमरान खान फराग गोगी के मुकदमा फारिग कराने में बिजी है, क्योंकि फराग गोगी के ताने बाने सिर्फ फराग गोगी तक नहीं थे, वो गोगी की अम्मा के पास भी थे, जो बन्नी गाला वाले के पास। तो खैर मसला ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जी कि कितना इस वक्त मुल्क में क्राइसिस चल रहा है, कितनी सीरियस सिचुएशन हो रही है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल साहब इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, पूरी दुनिया से वो अपील कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं। तो इस वक्त पूरी कौम को मैंने कहा कि जी एक आवाज़ बन के इस वक्त एक कौम बन के करना चाहिए, लेकिन पूरी कौम एक साथ है, लेकिन सिर्फ वो एक शैतान जो है ना, वो उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल वो दूसरे ट्रैक पे चल रहा है। उसको इस वक्त अपने मुकदमात की फ़िक्र है, उसको इस वक्त फराग गोगी की फ़िक्र है, उसको इस वक्त तोशा खाना की फ़िक्र है, तोशा खाना में जो डाके मारे हैं उसकी फ़िक्र है, तोशा खाना की जो जाली रसीदें बनानी है उसकी फ़िक्र है, उसने जो फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके जो पैसे यहाँ से बाहर भेजे और जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो बाहर से पैसे आए और जिस तरह फ़ॉरेन फंडिंग में मुख्तलिफ ममालिक इंडिया और इसराइल के पैसे आए, उसको बचाने के, उसका अकाउंट ठीक करने की फ़िक्र है, उसको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, उसको ये फ़िक्र है कि जी मुल्क में अगला जो इम्पोर्टेंट शख्स कौन सा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को किस तरह यरगमाल बनाना चाहिए, किस तरह जो है वो जुडिशरी में अपने लोगों को भर्ती किया जाए, किस तरह तमाम इदारों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी पे हो, वो सर्टिफिकेट दे इमरान खान के जी ये मुहिब वतन है, ये मुहिब वतन नहीं है। मतलब ये सोचा जा सकता है कि कौमी लीडर का क्या फ़र्ज़ है। आपको ये सोचना चाहिए कि जब भी इस मुल्क में क्राइसिस हुए हैं, लोगों ने अपने तमाम मसाइल को साइड में रखकर इन मासूम अवाम के लिए सियासत करनी है। आप ये देखें कि जिस वक्त मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आप थोड़ा चलें, देखें कि लोग इस वक्त जो मुतासरा कैंपों में बैठे हैं या वो लोग जो कि चादरें लगा के बैठे हुए अपने खैमों पे, जिनके पास खैमे भी हमारे पास सप्लाई इतनी नहीं है, जो चादरों में बैठे हुए हैं, इस वक्त धूप में बैठे हुए हैं, वो पीने के पानी के लिए परेशान है, वो खाने के लिए परेशान है। और इस वक्त ये शख्स सिर्फ और सिर्फ ये कि फराग गोगी की केस ख़त्म करवाने इसने, ये शख्स सिर्फ ये साजिशें करनी है और जेल जाके ख़तरनाक क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जेल से ये पहले भी ये बात हो चुकी है, ये खुद अपने मुंह से एडमिट कर सकता है कि कर चुका है कि ये बंदा जेल से बहुत डरता है। ये डरपोक शख्स, वो गुरूर, वो तकब्बुर, वो ईगो, और क्या यही सहूलियात दूसरे लोगों को दी गई? नहीं दी गई। जितनी पाकिस्तान में रेड लाइन इसने क्रॉस की हैं, क्या किसी और पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान में आज तक इतनी रेड लाइंस क्रॉस की हैं? जो ट्रीटमेंट इमरान खान के साथ हो रही है, क्या पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह की ट्रीटमेंट हुई है? जितनी रायतें इसको मिली हुई हैं, क्या किसी और सियासतदान को इतनी रायतें हुई हैं, मिली हैं? नहीं मिली हैं। ये आज दिन तक लाडला है। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें इससे सैलाब से, हमें सब लोगों के इन मसाइल से हमें निकलने दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, कुछ टाइम लगेगा, हमें इन लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचा के इनको रिहेबिलिट करने दें। उसके बाद इमरान खान जाने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने, और पीपल्स पार्टी को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कोई हमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए। अकेले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान खान का जो है वो तिया बाचा करेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि एक इतला है, हो सकती है अगर इतला दुरुस्त ना हो तो तरदीद कर दीजिएगा, अगर इतला दुरुस्त हो तो तस्दीक कर दीजिए। एक इतला ये है कि आपकी पूरी काबीना और वज़ीर आला ने ये फैसला किया है कि जब तक तमाम जो सैलाब ज़दगान बहाल नहीं होते, आप तनख्वाह भी नहीं लेंगे, कोई मराद भी नहीं लेंगे, गाड़ियों में पेट्रोल भी नहीं डलवाएंगे, बल्कि अपनी जेब से जो है वो लोगों को देंगे। ये इतना दुरुस्त? देखिए जी अरबाब जांडू साहब, आपका सवाल हमेशा आप इत्तलात की बुनियाद पे करते हैं। अब इशू ये है कि हुकूमत सिंध ने कहा कि जी इस पूरे सैलाब फंड में गवर्नमेंट ने तमाम काबीना ने और MPs MNA ने एक माह की तनख्वाह दी। लेकिन मैं इतना बता दूं, एक छोटा सा जुमला दे दूं, इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, इन मासूम लोगों की बहाली के लिए अगर हम सब ने अपने आप को बेचना भी पड़ा तो वो बेचने से भी हम अपना गुरेज नहीं करेंगे। इन लोगों को के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, और मुसीबत में कोई भी शख्स हो तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। कितने भी स्टेप्स लेने पड़े, कितने कठिन फैसले करने पड़े, आपकी हुकूमत के पेट पे पत्थर बांधने पड़े, वज़रा के पेट पे पत्थर बांधने पड़े, MPs MNAs जिसको भी अपने आप को जो कुर्बानी देनी पड़ी करेंगे, लेकिन इन मासूम लोगों की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। थैंक यू जी।
अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं आपको। मैंने कहा कि ये जब भी महंगाई होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है महंगाई को कंट्रोल करना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी महकमे के लोग भी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त रिलीफ के काम में बिजी हैं। लेकिन ये छोटी बात नहीं है। डेफिनेटली उनका काम है। और कमिश्नर कराची हैं या बाकी जगहों पे कमिश्नर है, एटलीस्ट वो लोग अपने लोग मुकर्रर करेंगे और कर भी रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जी कि आटे वगैरह पे कुछ एक्शन लिए गए हैं, कुछ लोगों पे जो होर्डिंग्स कर रहे हैं, जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो इस पर भी एक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।